नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जहाँ पर मैं आप सबों को अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की एक छोटी सी मुहिम प्रारंभ करने वाला हूँ। ये वीडियोस आपके आने वाले अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित जो ज्ञान होगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल जो होगा उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में आपको मैं यूपीएससी के साथ साथ और भी जो पीसीएस के संबंधित अलग अलग विषयों की जो जानकारी होती है उसको प्रस्तुत करूंगा। इस बोर्ड पर आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। संक्षिप्त में कुछ इसका जिक्र किया जाएगा और उसके बाद मैं इस पर एक लेक्चर डिलीवर करूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ आप राइट डाउन भी कर सकते हैं या आपके पॉइंट्स आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। ये किताब आपके सामने दिख रहा है। जी हाँ, ये भारतीय संविधान है और बहुत ही शानदार किताब है। इस पर बेहतरीन ढंग से हमारे संविधान में लिखे गए विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का टॉपिक पॉलिटी सेक्शन से प्रारंभ कर रहा हूँ। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को पॉपुलराइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच और फ्रेंड्स के बीच और फैमिली के बीच इसे लगातार प्रसार कीजिए ताकि ये वीडियोस प्रोत्साहन में जाए और आपको और मेरे साथ जो कनेक्शन है वो बना रहे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज का संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जिसके लिए आप तैयार हैं वो है टॉपिक संघ और लोक सेवा आयोग। जी हाँ, मैं संघ और लोक सेवा आयोग को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अधिकांश जो हमारे दीवाने जो यूपीएससी के प्रति एक जुनून लेके बैठे हैं उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि आखिर संविधान में इसका क्या जिक्र है। क्या भारतीय संविधान इसके बारे में कुछ कहता है या इसके लिए कुछ स्पेशल एक्ट लाए गए हैं हमारे केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी बैकग्राउंड जाननी होगी। किसी भी घटना को या किसी भी परिस्थिति को समझने से पहले आप उसका पृष्ठभूमि समझिए। टॉपिक विल बी क्लियर। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों चलेगा। आप इसे अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या सुधार की जरूरत है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट। देखिए, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। जी हाँ, संघ और राज्य लोक सेवा ये क्रिएट किया गया है मिस्टर रंजीत भगत के द्वारा, दैट इज माई सेल्फ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संविधान के जो अलग अलग भाग हैं, वर्तमान में 25 भाग है। उस 25वें भाग में से एक भाग है भाग 14 और से लेके भाग 14 का ए तक, अनुच्छेद 308 से 323 बी तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा प्रशासनिक जो ट्राइब्यूनल्स होता है उसका गठन। देखिए, इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 1928 में मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, ये पंडित नेहरू के पिताजी थे जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको हम लोग मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के द्वारा वास्तव में ब्रितानी साम्राज्य से लगातार भारतीयों का प्रशासनिकरण करने के लिए और अंग्रेजों में एक तरह से उत्तरदायित्व लाने के लिए मांग की जा रही थी कि उत्तरदायी शासन हो। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, अखिल भारतीय व्यवस्था का होना जरूरी था। तो 1928 से समझिए हम लोग अखिल भारतीय से स्तर की बात कर रहे हैं और उसको पता होगा आपको कि 1935 में यानी 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें अखिल भारतीय सेवा का एक तरह से प्रावधान किया गया। उसके बाद अगर कहें तो ये भारतीय प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि ये वास्तव में असैनिक प्रशासनिक सुरक्षा जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया ताकि भारतीयों का बेहतर ढंग से शोषण किया जा सके, अंग्रेजी साम्राज्य पूरा विस्तार हो सके, इसके लिए इसको लाया गया। बात करें आईसीएस, पहले अभी हम लोग बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। आईसीएस बहुत ही अकड़ वाली थी, बहुत ही उसमें अकड़ होता था। एक तरह से कहे तो व्यक्तिगत जो गुण था उनके अंदर बहुत कम था। पर्सनैलिटी या फिर मॉरलिटी ये सब नाम मात्र के थे उनके, क्योंकि वास्तव में ये करना क्या चाहते थे, ये करना चाहते थे भारतीयों को अपना गुलाम बनाना। भारतीयों से ये घृणा करते थे, उन्हें असभ्य बताते थे, कहते थे कि तुम लोग प्रशासनिक में बैठने के लायक नहीं हो। कड़े कड़े नियम लाए गए
कभी उम्र सीमा बढ़ा दी गई, घटा दी गई, कभी 23 वर्ष से लेकर 21 वर्ष, तो कभी 19 वर्ष। अलग अलग प्रकार के गवर्नर जनरल ने बहुत कोशिश की कि भारतीयों का इसमें प्रवेश ही ना हो, लेकिन हमारे भारत के युवाओं ने भी इसमें कोई कसर न छोड़ी और 21 वर्ष में भी ICS की परीक्षा में सफल स्थान प्राप्त किया। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने ICS की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी उम्र के साथ। चलिए देखिए, ये हमें विरासत से प्राप्त हुआ है, एक ऐसा सुसंगठित और अनुशासित प्रशासनिक सेवा जिसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके, राजस्व की उगाही की जा सके और भारतीयों का एक तरह से मनोबल जो है राष्ट्रवाद के प्रति हो या फिर साम्राज्यवाद के खिलाफ ना जाए, उसको कठोरता से दमन करना था। एक तरह से शिकारी कुत्ता बनाया गया था, पाला गया था, ताकि ये भारतीयों को नोच सके। क्या ये अभी भी बरकरार है? सोचिए जरा सा, क्या भारतीय प्रशासनिक अधिकरण या फिर ICS में जो तब्दीली हुई है आफ्टर स्वतंत्रता के बाद, उसमें आपके ये लक्षण दिखते हैं? अपन आप सोचिए। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बहुत ही हिमायत, मतलब एक तरह से बहुत ही परोकार थे कि होना चाहिए, एक प्रशासनिक सेवा होना चाहिए और इन्हें विशेषाधिकार दिया जाए। वो विशेषाधिकार के हमेशा बस डर रहे कि ऐसे प्रशासनिक आयोग का स्थापना हो, ऐसे लोगों का एक तरह से संगठन हो जो देश को चलाए, बेहतर ढंग से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करे। इसके अलावा देखा जाए तो उस समय 2 अखिल भारतीय सेवाएं, एक IAS, एक IPS, जिसको 1946 में स्थापित किया गया और ये ब्रिटिश ढांचा था, ब्रिटिश के अनुसार था। उसमें ब्रिटिश का एक तरह से बू आ रहा था, ब्रिटानी साम्राज्य की एक तरह से शासन व्यवस्था का झलक उसमें आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान सिनारियो में हमारे संविधान में आगे क्या है। देखिए आर्टिकल 309, अनुच्छेद 309 वास्तव में विधानमंडल को ये पावर देता है कि वो ICS से संबंधित नहीं, बल्कि अब हम उसको IAS बोलेंगे, IPS बोलेंगे और IFS बोलेंगे। तो उनसे संबंधित जो सेवा हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे विनियमन किया जाए, उनके बारे में आप आर्टिकल 309 में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 310 में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा में जाता है उनकी सेवा शर्तें तो ठीक है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन वास्तव में इनको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। इसके बारे में हम जानते हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रपति के या फिर करस्पॉन्डिंग स्टेट, मतलब उस जिस राज्य में वो वक्त काम करते हैं, IPS और IAS लोग उस राज्य के राज्यपाल के प्रति एक तरह से प्लेजर पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे रातों रात उनको हटा दे या फिर उसको डिमोशन कर दे। ठीक है, इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 311, जिस पर एक तरह से युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर मानते वायदा भी है, किसी भी अखिल भारतीय स्तर पर जो सेवा दे रहे हैं उनके पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, एक तरह से उनका डिमोशन ना हो जाए, कोई उन्हें निलंबित ना कर दे, पद से हटा ना दे, इसके लिए सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो इसके लिए अनुच्छेद 311 का आप अध्ययन करिए, उसमें आप जानेंगे कि 311 में किस प्रकार से जो IAS की या IPS की जो नियुक्ति होती है उनको वही व्यक्ति हटा सकता है जो उससे उच्च पद पर बैठा हो, उससे निम्न पद पर बैठा व्यक्ति उसको निलंबित या सस्पेंड नहीं कर सकता है। इस वीडियो में मैंने यहाँ तक अभी आपको बताया, अगले किसी वीडियो में मैं इसको और भी प्रोसीड करूँगा। देखिए ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ, आपसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के वीडियो को पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। वर्तमान में मैंने तो भाग 14 और 14 का ए में कुछ हल्का सा डिस्कस किया है, इसको और मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले किसी सेशन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इस चैनल को जरूर देखें और इसको जरूर से जरूर आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।